तुम्हारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। एनसीईआरटी जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी एनसीईआरटी पूरी की पूरी 6 से लेकर क्लास 12 तक की ये पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमारी ज्योग्राफी की 6 to 9 तक की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, 6 to 9 टू 12। फिर आप पॉलिटी की क्लासेस चल रही है जिसमें से आज क्लास 7 की हम पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने अपलोड कर दिया, सेकंड चैप्टर है क्लास 6 की आपकी पॉलिटी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी हिंदी में रहेगी, लेकिन जो मेन इसके वर्ड है जो आपको जानना जरूरी है वो इंग्लिश में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के पास कॉपी पेन होना चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जिसके पास नहीं है तो कॉपी पेन तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। क्या नाम है आपके चैप्टर का? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, इस तरह से आपके चैप्टर का पूरा नाम है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने में माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार के यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये पूरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, पूरा का पूरा चैप्टर। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप यहाँ पास कैसे स्वच्छता के लिए लोग बाग यहाँ पास इनके उसमें देख सकते हैं बीमारियां हैं बच्चों के पास, है ना। ये पुलिस, यहाँ पास डॉक्टर लोग, ये पूरा आप देखेंगे एनसीईआरटी में पूरा का पूरा डायग्राम आपका बना हुआ। सबसे पहले देखते हैं स्वस्थ है क्या। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य मतलब क्या होता है कि ये पहला है व्हाट इज हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार के सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना है, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कॉलेज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी, क्लीन वाटर एंड प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था से रहना पड़े तो वो उनके बीमारी पड़ने की संभावना अधिक होती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से करें और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकमंडन रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन की ये सभी पहलू स्वास्थ्य से के हिस्से हैं। ठीक है, फिर भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी क्या होती हैं ये पूरा देख सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? हेल्थ केयर इन इंडिया। ठीक है, भारत में आप क्या देखेंगे? स्वास्थ्य की सेवाएं। आइए भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं के ऊपर परीक्षण करें। ये दी गई तालिका प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों को दिखाई स्थिति में तुलना कीजिए। तो चलो, क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? चलिए देखते हैं। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। जैसे कि आपको बता दें कि पूरे भारत में आपके पूरे साल भर में 30 डॉक्टर तो होते हैं, किंतु ये डॉक्टर ज्यादातर शहरी क्षेत्र में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ नहीं जा पाते। ठीक है, इसी कारण ये
आपकी क्या होती हैं, बीमारियों का घर होता है। फिर पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 से भारत में केवल 2717 अस्पताल थे, यानी 2717 अस्पताल थे, लेकिन सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई है। लेकिन भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त से अधिक तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही। मतलब हॉस्पिटल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पास मरीज, वो जो पेशेंट हैं वो कम नहीं होते जा रहे हैं। ठीक है, लगातार वृद्धि उनकी भी होती जा रही है। फिर भारत ने विदेशों से बहुत संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटन आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणी बीमारी पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। इस बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े। जैसे कि आप ज्यादातर इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको बीमारी से बचना है तो पानी कुछ भी तरीके से स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, है ना, प्योर वाटर होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। अगर पानी ही खराब है तो आपके वो पानी के कारण पूरे शरीर का अंदर ही पूरा खराब है। इससे पेट का कीड़े हो जाएंगे, हैजा होने की बीमारी हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, ये सब किसके कारण होता है, पानी के कारण। इसीलिए कहा जाता है पानी पिए जितना ज्यादा हो सके, लेकिन हमेशा स्वस्थ पानी पिए, स्वच्छ पानी पिए। स्वस्थ नहीं है तो गर्म पानी पिए सुबह सुबह, बहुत ज्यादा फायदा। भारत विश्व की दवाई निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ भारी मात्रा में दवाई निर्यात होती है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। वे अल्प पोषक के शिकार भी होते हैं। ये भी क्या है, आपकी बीमारियों के कारण। फिर बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवा चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयों व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। फिर देखते हैं, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश के इलाज की नई तकनीकी विधियों उपलब्ध है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी नई टेक्निक आ चुकी है, बहुत सारी उपलब्धियां हमने अचीव कर ली है। ठीक है, फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं से विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभव, व्यक्ति भी है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय में इससे कुछ कारणों को जानेंगे कि क्या कारण है कि हमारे जो ग्रामीण लोग में वहां पास हम हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे, वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं बन पा रहे, वहाँ डॉक्टर्स नहीं हो पा रहे, वहाँ बीमारियां लगातार फैलती जा रही है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ेंगे। सरकारी अस्पताल मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइन में आप खड़े हुए देखे होंगे। एक है, चलिए कहानी के बारे में देखते हैं। हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंगाल खेत में मजदूरी समिति यानी PVKMS के एक सदस्य थे। इसके सदस्य थे आपके, ये जो हकीम साहब हैं ये एक सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, हाँ, ये सदस्य जो पश्चिम बंगाल में खेती हर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम में चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोट आ गई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज में
की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उनकी भर्ती नहीं की। ये देखिए दयनीय स्थिति देख रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल। कहीं पास तो बेड ही खाली नहीं है, कहीं पास डॉक्टर नहीं खाली है, कहीं पास अस्पतालों वही नहीं खाली है। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैया से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं पीवी के एमएस ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। समझ रहे हैं? एक इलाज का खर्च आप जानेंगे तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। ये पूरी कहानी दी गई है डॉक्टर की, नॉर्मल, ये आप पढ़ सकते हैं। ये कितना खर्च लगता है अगर आप प्राइवेट, देखिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे ना आप, अगर एडमिट भी हुए ना, तो आपको वहां रहने का, डॉक्टर के आने का, नॉर्मल से नॉर्मल आपको मान लीजिए 20 से 30 हज़ार रुपए लगेगा एक दिन का। जबरदस्ती आपके ऊपर बॉटल चढ़ाए रहेंगे डॉक्टर। जितने डॉक्टर आएंगे उनके सिर्फ देखने के लिए कि आपका चेहरा, मुंह दिखाई डॉक्टर करेंगे, आपको 1,000 रुपए ले लेंगे। तो इतनी ज्यादा लुटाई है। इसलिए कहते हैं कभी हॉस्पिटल और कभी भी वकील और कभी भी पुलिस थाने के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं आप बर्बाद हो जाएंगे अगर आप गरीब आदमी। फिर देखते हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे स्वास्थ्य सेवाएं के दो मोटे वर्गों में बांटा गया, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, एक निजी। यानी एक गवर्नमेंट की है जो आपकी सरकारी या पब्लिक पब्लिक हेल्थ सर्विस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पब्लिक हेल्थ सर्विस कहा जाता है। और ये है आपका प्राइवेट प्राइवेट हेल्थ सर्विस। ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और इस ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। हम सरकार को क्या कर क्यों देना चाहिए? हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। सरकार सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिसमें सभी नागरिक को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाएं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था में नागरिक स्वयं नागरिक नहीं कर सकते हैं। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिससे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि में रहना, राहत व पुनर्निर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खासतौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं। ठीक है, चलिए। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा गया है, मतलब इसी कारणों से इन्हें क्या कहा गया है? पब्लिक कहा गया है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेंटर के कारण। ठीक है। सरकार ने अपनी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है।
जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाएं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि फैलने रोकने। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कुलरों व घरों की छतों आदि पर पानी एकत्र ना होने दें। अगर आपके घर या छत पर आप पानी एकत्र हो रहा है तो वहीं पास क्या होगा, मच्छर आएंगे, मच्छर से फिर आपको मलेरिया मिलेगी। हकीम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले को ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हितों के सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होता है, ये याद रखिएगा। ये पूरा आपके संविधान जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों को गुजरना पड़ा उनमें से उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान किया तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें जिससे आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसीलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। ठीक है, ये देख सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे को साथ एक औरत यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव नहीं। निजी स्वास्थ्य सेवा यानी क्या होती है? प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी क्या होती है? प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? आपकी निजी। जैसे कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं, जैसे टाटा अपोलो हो गया, बहुत सारी हैं। ठीक है, फिर कुछ कंपनियां दवाइयां को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें भी देखी जा सकती है। फिर स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? ये आपको बताएंगे क्या सबके लिए पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? स्वास्थ्य सेवा और समानता यानी हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, इसके बारे में हम जानेंगे। लिख देते हैं थोड़ी बहुत, जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे उनको भी तो पता चले कि भैया ये क्या लिखा है। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी डैश is adequate healthcare available to all. Healthcare available to all। ठीक है, हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं।
ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। वे शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जा सकता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन या इंसुलिन आदि का सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त है। ठीक है। जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम, दवाई उत्तम, ये सरकारी है, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाई को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, दवा संबंधित खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बनती है। इससे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे उनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसे ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं। जैसे ये देख सकते हैं, गर्भवती महिला को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। क्या किया जा सकता है इसके लिए? क्या किया जा सकता है ये हम देखेंगे। व्हाट कैन बी डन। अच्छी स्वास्थ्य संबंधी हर जगह पहुंच जाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन बी डन। तो इनमें से कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य, ठीक है, की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थितियों पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देख सकते हैं हम। गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स। केरल, केरल के अनुभव चलिए देखते हैं। ये अपने भारत है। ज्योग्राफी, अगर आपके भारत का मैप नहीं पता तो मैंने ज्योग्राफी की पूरी सीरीज आपको पढ़ा दी है। पूरा मैप भी हमारी क्लासेस चल रही है, वहां जाके आप ये पूरा का पूरा मैप पढ़ सकते हैं कि कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। पूरा डिटेल में ज्योग्राफी की हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब कुछ हो चुका है, आप जाके वहां पास देख सकते। ठीक, हाँ। तो केरल, केरल ये आप यहाँ पास, ये आपका केरल। ठीक है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतों ने अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जब जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों में की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं आप यहाँ पास। आइए अब एक अन्य देश के उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की उनकी जानकारी। जैसे कोस्टारिका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है उसके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे।
इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान की शिक्षा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई देश वो डेवलप करेगा जहां पर स्वस्थ लोग पाए जाते हैं। स्वस्थ शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज ऐसी है, किसी भी देश को डेवलप कर सकती है, बढ़ा सकती भी है, किसी भी देश को नीचे गिरा सकती है। सबसे पहले अपने को यहाँ देना। इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। स्वाहा पॉलिटी की ये सीरीज चल रही है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक पूरी की पूरी कंप्लीट हम कराएंगे। पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 6th 12th आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी हिस्ट्री, फिर आपकी इकोनॉमी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से। इसके साथ साथ आपकी मैथ, करंट अफेयर की भी क्लासेस, वीकली करंट अफेयर जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।